हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ आप लोगों के लिए फिजिक्स की क्लास लेकर। अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की तो फिजिक्स एक सब्जेक्ट, ऑब्वियस सब जानते हैं इस बात को, लेकिन फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली आप समझोगे वो उतना ईजी आपको लगेगा। थियोरेटिकली भी फिजिक्स है लेकिन फिजिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। ओके, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा फिजिक्स का कि फिजिक्स एक्चुअल में है क्या। हम जानते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट है, लेकिन फिजिक्स कैसा सब्जेक्ट है? फिजिक्स इज अ branch of science. Is a branch of science in which we study about natural phenomena. जितने भी नेचर में आप फिनोमेना देखते हो वो सारे फिनोमेना कहीं ना कहीं हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? फिजिक्स के। यानी फिजिक्स इज ऑल अबाउट नेचर। यानी जितनी भी नेचुरल चीजें आप पढ़ते हो, लाइक थंडरस्टॉर्म के बारे में आप पढ़ोगे, लाइट के बारे में, एनर्जी के बारे में, वो सारी चीजें आप किसमें पढ़ते हो? फिजिक्स में पढ़ते हो। तो फिजिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ सब्जेक्ट, अ ब्रांच इन व्हिच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फिनोमेना। ओके, अब फिजिक्स को जब हम पढ़ते हैं तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए हमें जरूरत पड़ती है फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? those quantities which can be measured, यानी ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें आप मेजर कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल जैसे लेंथ, आप दो चीजों के बीच, दो पॉइंट के बीच की लेंथ आप फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली मास फाइंड कर सकते हो, आप टाइम फाइंड कर सकते हो। ये सारी वो चीजें जिसे आप मेजर कर सकते हो, इसीलिए ये सारी चीजें कहलाती है फिजिकल क्वांटिटीज। क्योंकि जितने भी नेचुरल फिनोमेना हैं, जितने भी आपके आसपास होने वाली हैपनिंग्स हैं, उन सबको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है फिजिकल क्वांटिटीज। इसके अलावा और भी बहुत सारी क्वांटिटीज जैसे फोर्स, ये भी अपना फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी। ओके, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली जो होती हैं वो दो तरीके की, उसके बारे में बात करते हैं। उसको थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि वो चीज आगे चल के आपको बहुत हेल्प करेगी। फिजिकल क्वांटिटीज के अगर हम टाइप्स की बात करें तो दो तरीके हो गई। एक हो गई आपकी स्केलर क्वांटिटीज और एक हो गई आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। अब आप सोचेंगे स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, तो पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ। स्केलर क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड टू डिफाइन और टू एक्सप्रेस, यानी ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है वो कहलाती है स्केलर क्वांटिटीज। एंड दोज क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होता है वो कहलाती है वेक्टर क्वांटिटीज। अब कैसे हम समझे कि भाई डायरेक्शन है कि नहीं है, कि जरूरत है, तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं आपको मान के चलूं, आपसे अगर ये बोला जाए कि आपको ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, अब डिस्टेंस फाइंड करना है या लेंथ फाइंड करनी है सिंपली, तो जब मैं लेंथ फाइंड करूंगा तो ऑब्वियस ही बात है, ये चलो मैं आपको ऐसे करता हूँ, एग्जांपल देता हूँ ऐसे मार्कर से। अब सपोज मुझे इस मार्कर की लेंथ फाइंड करनी है, तो इस मार्कर की लेंथ को जब मैं फाइंड करूंगा तो ऑब्वियस ही बात है, आइदर मैं इस साइड से मेजर कर लूं, आइदर मैं इस साइड से मेजर कर लूं, कहीं से मेजर कर लूं। क्या ऐसा कुछ कंपलसरी है कि मैं इधर से मेजर करूंगा तो सही आएगी, उधर से करूंगा तो गलत आएगी? नहीं है। आप लेंथ मेजर करनी कहीं से भी कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में मेजर कर सकते हो। सो अगर मैं बात करूं लेंथ की, लेंथ यानी आपको किसी भी चीज की लेंथ निकालने के लिए या लेंथ कैलकुलेट करने के लिए कोई डायरेक्शन कंसीडर नहीं करना, आपको सिर्फ देखना है उस मैग्नीट्यूड। तो इसीलिए लेंथ एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलरली मास, टाइम, स्पीड, दीज ऑल आर स्केलर क्वांटिटीज, क्योंकि इनके अंदर डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड हम बात करें वेक्टर क्वांटिटीज की, सबसे अच्छा एग्जांपल आपको दे सकता हूं फोर्स। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप सोचोगे फोर्स में कैसे डायरेक्शन पता चलेगा? सोचिए अगर मैं एक सरफेस पर एक बॉक्स रखा है, एक हैवी बॉक्स, मैं इस हैवी बॉक्स पे फोर्स अप्लाई करता हूं। सपोज एक फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन का और एक फोर्स अप्लाई किया मैंने 15 न्यूटन का।
अब बहुत अच्छे से आपको ये चीज समझ में आ रही है कि अगर मैं इस बॉक्स पे दो फोर्स अप्लाई करता हूँ, दोनों सेम डायरेक्शन में अप्लाई करता हूँ, तो जाहिर सी बात है बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा, सपोज विद वेलोसिटी d मीटर पर सेकंड, कोई भी वेलोसिटी से मूव करेगा और लेकिन करेगा इसी डायरेक्शन में। वही अगर मैंने क्या किया कि इन दोनों में से किसी एक फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, मान लीजिए मैंने अब 15 न्यूटन में 50 न्यूटन का जो फोर्स था उसको ऐसे ना लगाकर मैंने इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया, डायरेक्शन चेंज की। अब जैसे डायरेक्शन चेंज करूंगा एक फोर्स की, तो जो लॉजिक अगर आप देखो, अब बॉक्स किस डायरेक्शन मूव करेगा, बॉक्स के मोशन की डायरेक्शन भी चेंज होगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये वाली फोर्स ज्यादा है तो बॉक्स ऐसे मूव करेगा। तो हमें क्या समझ में आया कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, क्यों? क्योंकि फोर्स में मैग्नीट्यूड तो इंपॉर्टेंट रखता ही है, साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में अप्लाई की जा रही है, क्योंकि जैसे हमने फोर्स की डायरेक्शन को चेंज किया बॉक्स का मोशन चेंज हो गया। इसीलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स के अलावा जैसे वेलोसिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज समझा रही है आपको, स्केलर क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यूनिट्स। आज हम जो कवर कर रहे हैं अभी बेसिक पार्ट चल रहा है, अभी हमने कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट्स। अब हम बात करेंगे यूनिट्स की। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो इस चीज को, यूनिट्स होती क्या है? मैंने आपको ये तो बता दिया कि हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं, लेकिन मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक स्टैंडर्ड। तो बेसिकली यूनिट्स वही स्टैंडर्ड होता है, यानी एक ऐसा स्टैंडर्ड हम कंसिडर करते हैं जिससे कंपेयर करके हम चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूँ मीटर हमें बहुत अच्छे से पता है किसकी यूनिट होती है? लेंथ की, यानी मीटर से लेंथ को मेजर करते हैं। लेकिन बेसिकली मीटर है क्या? मीटर एक ऐसा, हम कह सकते हैं एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिससे हम चीज़ों की लेंथ को कंपेयर कराते हैं। जैसे ऐसे आप अगर बात करें किलोग्राम किसकी यूनिट है? मास की, यानी जब मास को मेजर करते हैं तो केजी भी मेजर कर लेते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें देख रहे हैं मीटर, किलोग्राम, ये सब क्या एक ऐसी स्टैंडर्ड है जिससे हम चीज़ों को मेजर कर पाते हैं, क्योंकि विदाउट यूनिट हम किसी भी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते। जनरली जो सिस्टम चलते थे पहले वो एमपीएस चलता था, सीजीएस चलता था, एफपीएस चलता था, ये सिस्टम हमने देखे चलते थे। हमारे इंडिया में एमपीएस चलता था, फॉरेन कंट्रीज में कहीं पे एफपीएस चलता है, कहीं पे सीजीएस चलता है। तो इन सारे सिस्टम्स को कंबाइन करके एक सिस्टम बनाया गया, दैट इज एसआई सिस्टम। और ये एसआई सिस्टम पूरे वर्ल्ड में हमेशा एक ही रहता है और इसके अकॉर्डिंग हर फिजिकल क्वांटिटी की एक यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं एसआई यूनिट। जैसे मैं बात करूँ लेंथ की, अब लेंथ की यूनिट मेरे मतलब इंडिया में कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं, हम फॉरेन कंट्रीज में कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं एसआई की तो लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। ऐसी मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम में। तो बेसिकली आप इस चीज को ध्यान रखें कि यूनिट्स बहुत सारी हैं। जैसे मैं बात करूँ लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज करते हैं, किलोमीटर यूज करते हैं, हेक्टोमीटर यूज करते हैं, इवन बहुत बड़े डिस्टेंस जो होते हैं उसमें लाइट ईयर यूज करते हैं। लेकिन जो एसआई यूनिट होगा वो हमेशा एक ही होगा, ठीक है। तो जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे हम कोशिश करेंगे कि हम एसआई यूनिट को ही सॉल्व करें, ठीक है। चलिए, तो ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है मोशन। अब ये जो टॉपिक है आपका, ये सीबीएसई और एसएससी दोनों बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 9th, 10th, 11th, 12th और 4 क्लासेस में आपको ये मिलेगा। अब मोशन बेसिकली एक अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। तो आप इस चीज़ को थोड़ा समझिए पहले। तो अगर मैं चैप्टर स्टार्ट करूँ मोशन, तो आपने ये वर्ड बहुत बार यूज़ किया है, जनरल लाइफ में आप यूज़ करते हो मोशन के बारे में। मोशन बेसिकली है, मोशन जो वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं मोशन जो रिलेटेड है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन। जब कोई भी चीज़ मूव करती है, मोशन पे होती है, तो उसके बारे में स्टडी करना जो होता है वो कहलाता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं। तो बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं वो एक सिंपल मोशन ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है मोशन है क्या? हम सिंपल चीज जानते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस
its position. When an object changes its position continuously, then we say that it is in motion. यानी जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज करता है तो हम ये बोलते हैं कि वो मोशन में है। लेकिन सोचने की बात है, क्या ये चीज़ इतनी ईजी है? अगर मैं आपसे बात करूं कि अभी इस इंस्टेंट पे जब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ये बोर्ड अपनी जगह पे फिक्स है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये बोर्ड मोशन में है या रेस्ट में? जाहिर सी बात है, आप क्या बोलेंगे? रेस्ट में। लेकिन आप सोचो कि जो कंटिन्यूसली हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, तो जब अर्थ कंटिन्यूसली मोशन में है तो अर्थ के ऊपर रखा हुआ हर एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो बेसिकली मोशन को समझने के लिए हमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होता है रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि विदाउट रेफरेंस पॉइंट आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन या रेस्ट की स्टेट में डिफाइन नहीं कर सकते। और दूसरा होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में आपको इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे मैंने आपको अभी बोर्ड की बात की, तो बोर्ड को अगर मैं बात करूँ मेरे रेस्पेक्ट में, अगर मैं रेफरेंस पॉइंट हूँ, तो अकॉर्डिंग टू मी ये बोर्ड टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए बोर्ड किसमें है? रेस्ट। लेकिन अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू सन के अकॉर्डिंग जो अर्थ है कंटिन्यूसली मूव कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है अगर सन एक रेफरेंस पॉइंट है तो सन के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ बोर्ड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। सो इन दैट केस ये जो बोर्ड है मोशन में। सो एट द सेम टाइम चीज़ें जो है वो मोशन और रेस्ट दोनों में हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि आप किस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब मोशन को स्टडी करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्टार्ट करेंगे, अगर मोशन स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स आपने सुने होंगे कहीं ना कहीं, और नहीं तो डिस्टेंस तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। अब बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस है। सबसे पहली चीज, डिस्टेंस क्या है? द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट or the minimum, the shortest length between the initial and final position. अब ये डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसको समझेंगे तो बहुत क्लियरली आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर डेफिनेशन देखो कि एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ और ये शॉर्टेस्ट लेंथ। अगर एग्जांपल लेके चलते हैं, सपोज यहाँ पे एक सिटी ए है और यहाँ पर एक सिटी बी, और आपको इस ए सिटी से बी सिटी तक जाना है। सपोज करते हैं ए से बी तक जाने के तीन रास्ते। एक तो ये रास्ता है जिसे हम फर्स्ट नाम दे सकते हैं, एक ही सेकंड जो स्ट्रेट, और एक पे ले सकता हूँ ये थोड़ा सा फर्क। यानी आपके पास ए से बी तक जाने के तीन रास्ते हैं। अगर मैं बात करूँ ए से, अगर आप ए से बी जाते हैं बाई यूजिंग फर्स्ट पाथ, तो आपको ट्रेवल करना पड़ेगा 15 किलोमीटर। अगर आप ए से बी जाते हो बाय यूजिंग सेकंड, तो आपको ट्रेवल करना पड़ेगा 12 किलोमीटर। और अगर आप थर्ड पाथ को यूज करते हो या थर्ड पाथ को फॉलो करते हो, तो आपको जाना पड़ेगा 18 किलोमीटर। अब हो सकता है कि आप सोचोगे 12 किलोमीटर तो बहुत शॉर्टेस्ट है, इसी को फॉलो करेंगे। हो सकता है रास्ता शॉर्टेस्ट तो हो लेकिन अच्छा ना बनाओ बढ़े, तो आप नहीं लेंगे। तो बात आती है कि ये तीन डिफरेंट रास्ते आपके पास है, तीनों डिफरेंट को आप फॉलो कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ पाथ की, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे हम लेते हैं डिस्टेंस और यहाँ पे लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं पाथ फर्स्ट फॉलो करता हूँ, तो पाथ फर्स्ट जब मैं फॉलो करूँगा तो डिस्टेंस कितना होगा? 15 किलोमीटर का होगा। ऑब्वियसली जब सेकंड फॉलो करूँगा तो डिस्टेंस कितना होगा? 12 किलोमीटर। और जब थर्ड फॉलो करूँगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 18 किलोमीटर। यानी क्या चीज़ समझ आई मुझे यहाँ से, कि जैसे मैं पाथ को चेंज करूँगा, यानी जिस पाथ को मैं फॉलो करूँगा उस पाथ की एक्चुअल लेंथ लूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस। ये डेफिनेशन लिखी है हमने। यानी पाथ को अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है जो पाथ पे डिपेंड करती है, या हम कह सकते हैं पाथ की लेंथ पे डिपेंड करती है। वेयर एज हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो
सॉरी, अगर आप पाथ फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी पाथ फॉलो करो, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ए और बी के बीच का वो हमेशा कितना रहेगा, 12 रहेगा। यानी आप ए से बी अगर गए बाय यूजिंग पाथ फर्स्ट तब भी डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 12। आप सेकंड फॉलो करोगे तब भी कितना आएगा, 12। आप थर्ड फॉलो करेंगे तब भी कितना आएगा, 12। विच मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी ये डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, यानी कहाँ से आपने चलना शुरू किया और कहाँ पे आपने ख़त्म किया। तो बेसिकली जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल लेंथ है, जबकि ये क्या है आपकी शॉर्टेस्ट लेंथ। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट हमें डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं हम। अगर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियरली हमें समझ में आ गई कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और ये क्या है आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसे, दोबारा से देखिए एग्जांपल, सपोज ए से बी तक आपको जाना है और बी से आपको जाना है सी पर। तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि अगर आप ए से बी ट्रेवल करते हो, सपोज ए से बी का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर का और बी से सी का है 5 किलोमीटर्स का, ठीक है। अब मान के चलिए मैं ए से बी तक गया और फिर बी से सी तक गया, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया मेरा 15 किलोमीटर। कैसे आया ये, 10 + 5, ठीक है। वही अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट भी सेम आएगा, क्योंकि अभी जो शॉर्टेस्ट जो लेंथ है ए और सी के बीच में वो भी 15 है। अब बात आती है कि यहाँ पे ये वेक्टर और स्केलर क्या है। अब सोचो अगर मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करता हूँ और मैं वापस लौट के बी पे आ गया, मैं वापस कहाँ आ गया, बी पे, यानी मैं ए से पहले सी तक गया, लौट के बी पे आ गया। यानी अब ये मेरी इनिशियल पोजीशन हो गई और ये मेरी फाइनल पोजीशन हो गई। अब अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ तो डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस आएगा 10 + 5 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर, क्योंकि 10 ऐसे गया फिर 5 और फिर वापस 5। लेकिन जब मैं बात करूँगा डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल। तो ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो है 10 किलोमीटर की। अब बात आती है कि ये वेक्टर कैसे हुआ, कि जब मैंने मोशन की डायरेक्शन को चेंज किया, जैसे ही मैंने डायरेक्शन चेंज की डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। डिस्टेंस जैसे आप पहले निकाल रहे थे ऐड करके वैसे ही आपने यहाँ भी निकाला, लेकिन जैसे मैंने डायरेक्शन चेंज किया डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसीलिए डायरेक्शन चेंज करने से डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए ये एक ऐसी क्वांटिटी है स्केलर। वेयरएज डिस्प्लेसमेंट पे क्या हो गया, इफेक्ट पड़ा, यानी ये चेंज हुआ, इसलिए एक ऐसी क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो गई होगी और आप लोगों को पता है कि लेंथ यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो आप चाहो तो लिख लीजिएगा इसको, इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर, सेम इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं अभी स्पीड और वेलोसिटी। चलिए, तो अब स्पीड की हम बात करें तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये कैसे हुआ, स्केलर की जब मैं बात करूं तो स्पीड डिपेंड करती है डिस्टेंस पर, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी स्पीड को अगर आपको मेजर करना है तो आपको लेना पड़ेगा डिस्टेंस। वेयरएज अगर हम बात करें वेलोसिटी की तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये अपने आप में बहुत बड़ा एक डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में। हालांकि हम जनरली दोनों को सिमिलर एक ही कंसिडर करते हैं। हम जहाँ पे स्पीड यूज़ करना होता है वेलोसिटी भी यूज़ कर लेते हैं और जब वेलोसिटी यूज़ करना होता है स्पीड। वो ऐसा इसलिए क्योंकि अभी आप जो पढ़ रहे हो वो मोशन आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है। लेकिन जब आप बहुत से डिफरेंट टाइप के मोशंस होते हैं उसको आप स्टडी करोगे तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस आता है। तो अभी आपको जो याद रखना है वो ये कि स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड को हम डिनोट करते हैं स्मॉल v से, वेलोसिटी को भी डिनोट करते हैं स्मॉल v से, बट चेंज क्या होता है कि इसके ऊपर एक ऐसे एरो लग जाता है और ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हालांकि अभी आप ये सब यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपका नहीं है इतना, लेकिन आप इसको ध्यान रखना कि स्पीड के लिए आपको डिस्टेंस और वेलोसिटी के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट लेना है। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये जो वेलोसिटी है ये भी वेक्टर में आती है।
और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो स्केलर है, इसलिए स्पीड भी आपका इसमें आता है, स्केलर में आता है। हम अगर बात करें इसकी यूनिट की, तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और सेकेंड्स की, टाइम की क्या होती है, सेकेंड। तो स्पीड की ऐसा यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकेंड। ये सेम यूनिट किसकी आएगी, वेलोसिटी की भी आएगी, यानी द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इज सेम, मीटर पर सेकेंड एंड मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा, स्पीड को और वेलोसिटी को। नाउ अब यहाँ पे एक टर्म मैं आपको क्लियर करता हूँ कि अगर हम बात करें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में डिफरेंस क्या है? अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है तो उसका मतलब ये है कि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड दोनों का मतलब सेम है। यूनिफॉर्म स्पीड हम कब बोलेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहते हैं कि उसका मोशन यूनिफॉर्म है। और अगर वही ऑब्जेक्ट कवर करता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी आप ध्यान रखिएगा टाइम इंटरवल इक्वल है बट चेंज क्या हो रहा है, डिस्टेंस का। यानी अगर टाइम इंटरवल के साथ साथ डिस्टेंस भी इक्वल है तो यूनिफॉर्म होगा, और अगर डिस्टेंस अनइक्वल है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो आप इसी का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड बहुत ज़्यादा सिमिलर टर्म्स। तो उसका मतलब यही है कि अगर डिस्टेंस और टाइम दोनों इक्वल है दैट मीन्स वो यूनिफॉर्म है, और अगर डिस्टेंस अनइक्वल है तो वो फिर नॉन यूनिफॉर्म में चला जाएगा। ओके, अब इसका डिफरेंस क्या है और इससे हमें फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी जब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, और एक तरफ लेते हैं हम एवरेज वेलोसिटी। ये डिफरेंसेस की फॉर्म में आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी और समझ भी अच्छे से आ जाएगा। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, अब आप सोचेंगे कि हमने स्पीड और वेलोसिटी तो पढ़ लिया, अब इसका क्या काम है? अब बात आती है कि जो स्पीड और वेलोसिटी हमने पढ़ा वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि जनरली जब हम बात करते हैं स्पीड की या वेलोसिटी की तो हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की ही बात करते हैं। सोचने वाली बात है कि अगर मान के चलो कि आप यहाँ से सपोज़ आप अपने शहर से किसी दूसरे शहर में अगर आपको जाना है तो आप बोलोगे कि भाई मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, तो क्या पॉसिबल है कि आप कॉन्स्टेंटली एक ही स्पीड से मूव कर सकते हो? नहीं ना। क्यों? क्योंकि भाई जब आप मूव करोगे तो आपकी स्पीड 50 से कभी कम भी होगी, कभी 50 भी होगी, कभी 50 से ज़्यादा भी होगी, कभी हो सकता है कि आप रुक भी जाओ। तो बेसिकली जो आप बात करते हो या जो आप बताते हो वो आपकी एवरेज स्पीड होती है, ना कि स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड लेते कैसे हम, उसके लिए आपको एग्जांपल दे देता हूँ। सबसे पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखिए। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। वेयरएज अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और इसका एक फॉर्मूला और हो सकता है एवरेज वेलोसिटी का, उसके लिए मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ एक। सपोज करते हैं यहाँ पे ए, बी, सी एंड डी, 4 डिफरेंट स्पॉट्स ले लिए हमने। ए से बी तक आपको जाना है, बी से सी जाना है, सी से डी जाना है। मान लेते हैं कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो S1 है, बी से सी आपका डिस्टेंस S2 है और सी से डी आपका S3 है। फिर ए से बी जाने में आपको टाइम लगा T1, बी से सी लगा आपको T2, सी से डी लगा आपको T3। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ए से बी तक की जो आपकी वेलोसिटी थी वो V1 थी, फिर यहाँ पे V2 थी और यहाँ पे V3। यानी कहने का जो कंसेप्ट, जो मेन जो ऑब्जेक्टिव वो ये है कि 4 डिफरेंट स्पॉट्स, 3 डिफरेंट डिस्टेंसेस हमारे पास हैं, और डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगा वो भी डिफरेंट था। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको एवरेज स्पीड निकालनी है,
तो आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या आएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन टोटल टाइम क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3। अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगी यहाँ पे एवरेज स्पीड। वेयर एज अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी तो हमारा आंसर कैसे आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन 3। जो आपने अभी तक फॉर्मूला पढ़ा है एवरेज निकालने का, या जो मीन हम कैलकुलेट करते हैं बेसिकली, तो वो मीन हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ होती हैं डिवाइड बाय दोज नंबर्स। जैसे 3 है अगर यहाँ पे, डिवाइड बाय 3 करेंगे। अगर 4 वेलोसिटी होती है डिवाइड बाय 4 करते हैं। अभी तक हमने यही पढ़ा है एवरेज। तो अगर आप इस मेथड को यूज़ करते हो तो आप एवरेज वेलोसिटी तो निकाल लोगे, लेकिन इस मेथड से आपका एवरेज स्पीड नहीं आएगा, क्योंकि एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी तो निकल आएगी, पर एवरेज स्पीड इस तरह से कैलकुलेट नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड और ये एवरेज वेलोसिटी। चलिए, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब जो लास्ट चीज़ हमारे पास है अभी आज के टॉपिक के लिए, वो है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन बेसिकली होता क्या है, पहले तो वो देखते हैं डेफिनेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं हम किससे, स्मॉल a से। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम, v माइनस यू अपॉन टी। अब इसमें v और u कहाँ से आ गया? v की जब हम बात करते हैं तो v रिप्रेजेंट्स फाइनल वेलोसिटी ऑलवेज। जब भी v और u एक साथ यूज़ होंगे तो उसमें से v हमेशा रिप्रेजेंट करेगा फाइनल वेलोसिटी को, और u रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को। तो हमने क्या किया कि वेलोसिटी चेंज निकालने के लिए हमने फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस किया, तो हमें मिल गया चेंज इन वेलोसिटी। और जैसा कि ये रेट है, तो रेट निकालने के लिए हमने किससे डिवाइड कर दिया इसको, टाइम से। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया एक्सेलरेशन का, v माइनस यू अपॉन टी। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। यूनिट की बात करें तो v माइनस यू यानी स्पीड है, किस में आएगी, मीटर पर सेकेंड में। टाइम किस में आएगा, सेकेंड में। तो ऐसा ही यूनिट आ गई आपके पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहली चीज़ एक्सेलरेशन है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या है इसका, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज v माइनस यू अपॉन टी, और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन एक्चुअल में है क्या, हम उसको एग्जांपल लेके समझेंगे। v तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया सपोज आपको A B C D अगेन 4 स्पॉट कंसिडर करते हैं हम। अब हमें करना क्या है, सपोज करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट A पर है तो उसकी स्पीड है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड की। जब वो ऑब्जेक्ट B पे पहुँचा उसकी स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकेंड की। फिर जब वो C पे था तो B उसकी स्पीड 15 थी, और जब वो D पे आया सपोज उसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड की। यानी 4 डिफरेंट स्पॉट हमारे पास हैं, और 4 डिफरेंट स्पॉट्स पे हमारी 4 डिफरेंट वेलोसिटीज़। ठीक है, अब हम कंसिडर करते हैं कि A से B तक जाने में जो उसको टाइम लगा सपोज 5 सेकेंड्स का, B C तक लगा उसको 6 सेकेंड्स का, और C से D तक उसको टाइम जो लगा वो लगा 2 सेकेंड का। अब हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन। यानी हमारे पास हम पहले कैलकुलेट करेंगे A से B तक। जब हम A से B तक का एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो A पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी इनिशियल, क्योंकि इनिशियल पॉइंट है, और B पर जो होगी वो होगी फाइनल, क्योंकि ये फाइनल पॉइंट है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, यानी 10/5 कट के आंसर कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी हमारा जो आंसर आ गया एक्सेलरेशन का वो कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम B से C तक निकालें तो B इनिशियल हो गया, C फाइनल हो गया, तो B पर जो वेलोसिटी वो इनिशियल, C पर जो होगी वो फाइनल। तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 15 माइनस 15/6, दैट इज़ 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये A से B तक है, ये B से C तक है।
अब कैलकुलेट करते हैं अगर सी से डी तक, तो ऑब्वियसली ये इनिशियल हो जाएगी, ये फाइनल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 10 माइनस 15 अपॉन 2 यानी -5/2, दैट इज़ माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ पहले तो, कि जब एसएसए का जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, पहला कि हमेशा फाइनल में से इनिशियली माइनस करना है, फिर चाहे वो ज़्यादा हो या कम, यानी आपका आंसर नेगेटिव आए पॉजिटिव आए डजेंट मैटर, आपको हमेशा फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को ही सब्ट्रैक्ट करना है। अब आप ध्यान से देखो, ये आपका सी स्टडी कि इस वाले पार्ट में जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो कैसा है आपका पॉजिटिव, इस वाले में एक्सेलरेशन कैसा है 0, और इस वाले में कैसा आ रहा है आपका नेगेटिव। क्या समझा हमने कि एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या करती है इंक्रीज़ करती है, वेलोसिटी क्या करती है इंक्रीज़ करती है, तो उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा पॉजिटिव होगा। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आप देखें यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है, कम होती है, तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा नेगेटिव, और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन बोल सकते हैं या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन, दोनों का मतलब सेम है। तो आपको ध्यान ये रखना है, सबसे पहली चीज़ क्या क्लियर की हमने यहाँ से, एक पॉइंट आप समझ लीजिए कि ये जो बीच वाला जो बी से सी तक का केस था, इसमें एक्सेलरेशन 0 आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि यहाँ पे जो मोशन था वो कैसा था यूनिफॉर्म मोशन था। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी मोशन यूनिफॉर्म होगा एक्सेलरेशन ऑलवेज 0 होगा, यानी एक्सेलरेशन सिर्फ तभी होगा जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, जो इस केस में था नॉन यूनिफॉर्म और इस केस में भी था नॉन यूनिफॉर्म। यानी एक्सेलरेशन का मतलब है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, और अगर एक्सेलरेशन 0 है दैट मीन्स कि मोशन कैसा है यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हो, और अभी चैप्टर का काफ़ी पार्ट बचा है, लेकिन जितने भी मेन टर्म्स है आपके मोशन में वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए, समझा दिए। और अगर आपको कोई दिक्कत है इसको आप पढ़ो समझो, लेकिन आगे का जो पार्ट है वो हम आगे वाले लेक्चर में कवर करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।